हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को लूसेंट सीरीज में स्वागत है। हम लोग देखते हैं आज साइंस का बायोलॉजी पार्ट को कवर करेंगे। इस सीरीज से आप लोग को जुड़ना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहला प्रश्न है कि ये सीरीज क्यों ज्वाइन करें। तो बेसिकली आप लोग पढ़ रहे हैं रेगुलर वे में, ठीक है। कहीं भी आपको एक प्लेटफॉर्म चाहे एक सीरीज़ नहीं मिल पा रही है जहाँ पे खुद को जज कर पाए कि आपने कितना पढ़ा, क्या सही है, क्या क्वेश्चंस हो सकते थे, ठीक। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप खुद को जज कर पाइएगा कि कितना हमसे याद हुआ, आगे और क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या छूट पा रहा है, क्या कवर करना रह गया है। तो बेसिकली इसमें इसी को कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। और आप इसमें पेज वाइज कवर करिएगा। जैसे हम आज कवर करेंगे बेसिक बायोलॉजी, जिसमें पेज नंबर 348 कवर किया जाएगा। ये लूसेंट का 18वां संस्करण को मैच करके कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक है। तो आप नहीं भी कहीं कभी पढ़े हैं लूसेंट, तो इस सीरीज में बने रहिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव कवर होते जाएगा, ठीक है। तो इससे जुड़ना इसलिए भी आवश्यक है कि आपने अगर कभी नहीं पढ़ा है लूसेंट, ठीक है, और इसे रेगुलर वे में देख रहे हैं तो इसमें सारी लाइन वाइज आपका ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग जीव विज्ञान का जो पेज नंबर 348 है लूसेंट के 18वें संस्करण का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है इसका कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और जियोलॉजी। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 2 सही, बायोलॉजी। बायो शब्द में बायो का अर्थ क्या है? बायोलॉजी में बायो का अर्थ क्या है? तो बायो मतलब देख लेते हैं क्या है ऑप्शंस, बॉडी, नेचर, लाइफ या सेल। तो ऑप्शन नंबर 4 में सेल है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो बायो का सही अर्थ हो जाती है लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बायोलॉजी शब्द में लोगोस का अर्थ क्या है? ऑप्शन है स्टडी, ग्रोथ, ओरिजिन या क्लासिफिकेशन। हिंदी में कहें तो अध्ययन, वृद्धि, उत्पत्ति और वर्गीकरण। तो लोगोस का अर्थ हो जाती है स्टडी। बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है? बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है शरीर की रचना का अध्ययन, दूसरा है जीवन का अध्ययन, तीसरा है पौधों का अध्ययन और चौथा है प्राणियों का वर्गीकरण। तो ये हो जाएगी जीवन का अध्ययन, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किन वैज्ञानिकों ने किया था? पहला ऑप्शन है अरस्तु एवं थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन 2 है डार्विन एवं वाल्स, ऑप्शन 3 है लेमार्क एवं ट्रेविरेनस और ऑप्शन 4 हो जाएगी मेंडल एवं मॉर्गन। तो इसका सही आंसर लेमार्क एवं ट्रेविनस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव विज्ञान शब्द के प्रारंभिक प्रयोग से संबंधित लेमार्क किस देश के वैज्ञानिक थे? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, जीव विज्ञान शब्द के प्रारंभिक प्रयोग से संबंधित लेमार्क किस देश के वैज्ञानिक थे? ऑप्शंस देख लेते हैं, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और इटली। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा फ्रांस। जीव विज्ञान शब्द के प्रारंभिक प्रयोग से संबंधित ट्रेविरेनस किस देश के वैज्ञानिक थे? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, जीव विज्ञान शब्द के प्रारंभिक प्रयोग से संबंधित ट्रेविरेनस किस देश के वैज्ञानिक थे? ऑप्शंस देखिएगा, जर्मनी हो जाएगी, ऑप्शन 2 हो जाएगी फ्रांस, ऑप्शन 3 हो जाएगी रूस और 4 हो जाएगी स्वीडन। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर जर्मनी हो जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा मानक संदर्भों के अनुसार बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया माना जाता है? रिपीट करते हैं क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। प्रतियोगी परीक्षा मानक संदर्भ के अनुसार बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था या किया गया माना जाता है? तो ऑप्शंस देखिएगा, एक है 1798, ऑप्शन 2 है 1801, ऑप्शन 3 है 1805 और ऑप्शन 4 है 1812। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1801। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, एपीकल्चर और एंथोलॉजी। तो इसका सही ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगी 3, एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशम कीट पालन के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? रेशम कीट पालन के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एंथोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगी सेरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य पालन के अध्ययन के लिए प्रयुक्त वैज्ञानिक शब्द नाम कौन सा है? रिपीट करते हैं, मत्स्य पालन के अध्ययन के लिए प्रयुक्त वैज्ञानिक शब्द कौन सा है? तो इथियोलॉजी है, पिसिकल्चर है, ऑफियोलॉजी है और सेरोलॉजी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिसिकल्चर। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, एंटेमोलॉजी और एक्रोस्ट्रोलॉजी।
तो सही आंसर बतानी है आपको, इसमें क्या हो जाएगी, तो कवकों का अध्ययन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 सही, माइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन से संबंधित शाखा कौन सी है, यानी कि शैवालों के अध्ययन से संबंधित शाखा कौन सी है, ऑप्शन हो जाएगी माइकोलॉजी, 2 में हो जाएगी डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन 3 हो जाएगी फाइकोलॉजी और ऑप्शन 4 हो जाएगी पोमोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगी सी, फाइकोलॉजी, यानी कि 3 नंबर करेक्ट आंसर है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑप्शंस देख लेते हैं, पोमोलॉजी, एंथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर और स्लीव कल्चर। तो पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 एंथोलॉजी। फलों के अध्ययन की शाखा कौन सी है, फिर से रिपीट करते हैं, फलों की अध्ययन की शाखा कौन सी है, ऑप्शंस देख लेते हैं, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर और एंथोलॉजी। तो करेक्ट आंसर 1 हो जाएगी पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, पक्षियों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, इथियोलॉजी, ऑफियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या एंटोमोलॉजी। तो सही ऑप्शन हो जाएगी सी, ऑर्निथोलॉजी। मछलियों के अध्ययन की शाखा कौन सी है, ध्यान से देखिएगा, मछलियों के अध्ययन की शाखा कौन सी है, तो पीसीकल्चर, इथियोलॉजी, सेरोलॉजी और स्लीप कल्चर। तो सही आंसर इथियोलॉजी हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मछलियों के अध्ययन की शाखा है, यहाँ मछली पालन नहीं है, थोड़ी सी इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं, एंटेमोलॉजी, डेंट्रोलॉजी, माइकोलॉजी और एपीकल्चर। तो कीटों के अध्ययन को कहते हैं एंटेमोलॉजी, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगी। वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित शाखा कौन सी है, रिपीट करते हैं, वृक्षों एवं झाड़ियों से के अध्ययन से संबंधित शाखा कौन सी है, ऑप्शंस देख लेते हैं, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेंट्रोलॉजी और एग्रोस्ट्रोलॉजी। तो इसका सही आंसर डेंट्रोलॉजी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। सर्पों के अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है, सर्पों के अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है, ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑफियोलॉजी, सेरोलॉजी, इथियोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी। तो इसका सही आंसर ऑफियोलॉजी, 1 नंबर करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपकलियों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, छिपकलियों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शंस देख लेते हैं, माइकोलॉजी, सेरोलॉजी, पीसीकल्चर, पोमोलॉजी। तो सेरोलॉजी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2। कास्ट पेड़ों के संवर्धन से संबंधित शाखा कौन सी है, कास्ट पेड़, वुडी ट्रीज के संवर्धन से संबंधित शाखा कौन सी है, ऑप्शंस देख लेते हैं, स्लीव कल्चर, फ्लोरिकल्चर, एंथोलॉजी और फाइकोलॉजी। तो सही आंसर इसका ऑप्शन 1 स्लीव कल्चर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उद्यान विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है, उद्यान विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शंस देख लेते हैं, डेंड्रोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, ऑर्निथोलॉजी और एंटोमोलॉजी। तो सही आंसर इसका 2 हॉर्टिकल्चर हो जाएगी। फूलों की खेती के लिए प्रयुक्त वैज्ञानिक शब्द कौन सा है, यानी कि फूलों की खेती के लिए प्रयुक्त वैज्ञानिक शब्द कौन सा है, ऑप्शन देख लेते हैं, पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और एपीकल्चर। तो सही आंसर हो जाएगी सी, फ्लोरिकल्चर। घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, पहला ऑप्शन है एग्रोस्ट्रोलॉजी, 2 है फाइकोलॉजी, 3 है माइकोलॉजी और ऑप्शन नंबर 4 हो जाती है एंथोलॉजी। तो एग्रोस्ट्रोलॉजी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन देखते हैं, पानी में मिट्टी के बिना पौधों को उगाने या उनके अध्ययन की पद्धति को क्या कहा जाता है, पानी में मिट्टी के बिना पौधों को उगाने या उनके अध्ययन की पद्धति को क्या कहा जाता है, ऑप्शंस देख लेते हैं, स्लीप कल्चर, हाइड्रोपोनिक्स, ऑप्शन 3 हो जाएगी हॉर्टिकल्चर और 4 हो जाएगी पोमोलॉजी। तो करेक्ट आंसर 2 हाइड्रोपोनिक्स। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है, आपको इसमें करेक्ट ढूंढनी है, किसका पेयर करेक्ट हो जाएगी। एपीकल्चर मछली पालन से संबंधित है, नहीं, गलत। एपीकल्चर बेसिकली होती है मधुमक्खी पालन का। पीसी कल्चर सर्पों का है, नहीं, ये मछली से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, यस करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। चार्ट देख लेते हैं, वैसे माइकोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है, नहीं, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म अशुद्ध यानी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शंस क्या सब हैं, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, ध्यान दीजिएगा इनकरेक्ट ढूंढनी है, तो ऑर्निथोलॉजी पक्षी से रिलेटेड है, सही है। इथियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, ये भी सही है। ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, ये भी सही है। पोमोलॉजी पुष्पों का अध्ययन है, नहीं, गलत, पुष्पों के लिए एंथोलॉजी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित सही रूप से नहीं है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, पहला है डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, सही है ये। सेरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, ये भी सही है। एंटोमोलॉजी कीट के अध्ययन, ये भी सही है। फ्लोरिकल्चर फलों उत्पादन का अध्ययन, 4 है तो बताना है इसमें से सही नहीं है, तो फ्लोरी यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4।
क्योंकि फ्लोरिकल्चर किसका हो जाता है, तो फ्लोरिकल्चर बेसिकली फूलों की खेती का है, और यहाँ पे फल होते हैं, फल के लिए पोमोलॉजी होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दिए गए वैज्ञानिक शब्दों में से कौन सा अध्ययन स्टडी के बजाय संवर्धन खेती से अधिक संबंधित है। दिए गए वैज्ञानिक शब्दों में से कौन सा अध्ययन के बजाय संवर्धन खेती से अधिक संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं, फ्लोरिकल्चर, ऑर्निथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, माइकोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगी, फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास किस प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक के काल में हुआ माना जाता है। ये बहुत आसान प्रश्न है, आप लोग आंसर करिए कमेंट में। देखते हैं, ऑप्शंस कर देते हैं, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और हिप्पोक्रेट्स हैं। चलिए, आप लोग के पास 1 मिनट है, जल्दी से कमेंट में आंसर करिए इसका। चलिए ठीक है, अरस्तु, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं, अरस्तु का जीवन काल निम्नलिखित में कौन सा था। टाइमिंग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 469 से 399 BC, दूसरा ऑप्शन है 384 से 322 BC, ऑप्शन नंबर तीसरा है 427 से 347 BC, ऑप्शन नंबर 4 है 356 से 327 BC। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 2 नंबर, 384 से लेकर 322 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में सर्वप्रथम विचार प्रकट करने का श्रेय किसे दिया जाता है। पहला ऑप्शन है थियोफ्रेस्ट, दूसरा है लिनियस, तीसरा है डार्विन और चौथा है अरस्तु। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में सर्वप्रथम विचार प्रकट करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगी, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। ऑप्शन से लेमार्क, अरस्तु, लिनियस एंड ऑप्शन नंबर 4 हो जा रही है मेंडल। तो सही आंसर इसका अरस्तु हो जाएगी, 2 नंबर करेक्ट हो जाएगी ऑप्शन। जंतु विज्ञान यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी जिसे कहा जाता है, तो ये भी अरस्तु को ही कहा जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ बॉटनी अगर पूछ लेगा तो थियोफ्रेस्टस हो जाएगी। जब बॉटनी हम लोग देखेंगे तो उसमें कवर कर लेंगे फादर ऑफ बॉटनी, वैसे ध्यान रखेंगे वो थियोफ्रेस्टस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुवांशिकता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। अनुवांशिकता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। ऑप्शन 1 है D.H. मॉर्गन, ऑप्शन नंबर 2 है डी ब्रीज, 3 है मेंडल और ऑप्शन 4 है डार्विन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेंडल जी हो जाएंगे। आधुनिक अनुवांशिकी के विकास से संबंधित D.H. मॉर्गन किस सिद्धांत से जुड़े माने जाते हैं। आधुनिक अनुवांशिकी यानी मॉडर्न जेनेटिक्स के विकास से संबंधित D.H. मॉर्गन किस सिद्धांत से जुड़े माने जाते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं इसका, तो कोइस का सिद्धांत, दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगी अनुवांशिकता के सिद्धांत, ऑप्शन 3 हो जाएगी उत्परिवर्तन के सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4 जीव सिद्धांत। आपको बतानी कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगी आधुनिक अनुवांशिकता के लिए। तो आधुनिक अनुवांशिकता से इसमें जुड़े हुए कौन थे, जल्दी से आंसर करिए, कमेंट में देख रहे हैं। तो सही आंसर 4 हो जाएगी जीव सिद्धांत। आप लोग सही आंसर किए हैं। चलिए आगे देखते हैं, उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी म्यूटेशन के लिए कौन से साइंटिस्ट अपना रोल प्ले किए थे। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं डी ब्रीज, ऑप्शन 2 है लेमार्क, ऑप्शन 3 है वाटसन और ऑप्शन 4 है हर्टविग। तो उत्परिवर्तन के लिए थे डी ब्रीज, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किन वैज्ञानिकों ने किया था। पहला ऑप्शन है वाटसन एवं क्रिक, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगी स्लाइटन एवं स्वान, ऑप्शन नंबर 3 मेंडल एवं मॉर्गन और ऑप्शन नंबर 4 लिनियस एवं हिकल। तो सही आंसर वाटसन एवं स्लाइटन एंड स्वान हो जाएगी। एक बार और रिपीट कर देते हैं, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किन वैज्ञानिकों ने किया था। तो ये सेल थ्योरी बेसिकली है, तो स्लाइटन एंड स्वान जी ने क्या दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जीव द्रव सिद्धांत यानी प्रोटोप्लाज्म को दिए गए पाठ के अनुसार किस वैज्ञानिक से जोड़ा गया है। तो प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव को दिए गए पाठ के किस वैज्ञानिक से जोड़ा गया है। तो पहला है ऑस्कार हर्टविग, 2 है रॉबर्ट हुक, तीसरा है रेमार्क और ऑप्शन नंबर 4 है मार्क्स शुल्टेज से। सही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी 1 ऑस्कार हर्टविग। नेक्स्ट है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम किस वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, डार्विन है, लेमार्क है, लिनियस है और वेल्स हैं। तो उपार्जित के लिए लेमार्क थे, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगी। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन
किसने किया था? डार्विन, डेब्रिज, मॉर्गन और हर्टविग डार्विन ने किए थे। द्विनाम पद्धति का संबंध किस वैज्ञानिक से है? देख लेते हैं। ऑप्शन अरस्तु, कैरोलस लीनियस, ऑप्शन नंबर 3 अर्नेस्ट हिकल और ऑप्शन 4 है स्वान। तो ऑप्शन नंबर 2 कैरोलस लीनियस हो जाएगी। डीएनए द्विकुंडलन मॉडल यानी कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किस वैज्ञानिक युग्म द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। वाटसन एवं ग्रीक, स्लाइडन एवं स्वान, मेंडल एवं मॉर्गन, लेमार्क एवं डार्विन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा वाटसन एवं ग्रीक, ऑप्शन नंबर 1। अरस्तु के ने समस्त जीवधारियों को मुख्यतः कितने समूह में विभाजित किया था? जैसे फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, उन्होंने जो अरस्तु हैं उन्होंने समस्त जीवधारियों को मुख्यतः कितने समूह में विभाजित किया था? तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। 1 2 3 4 4 दे रखा है। पहला है 1 2 3 और 5। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगी 2 में 2 है, करेक्ट हो जाएगी। जीवधारियों को किन 2 मुख्य समूह में विभाजित किया गया था? ऑप्शन है प्रोटिस्टा एवं मुनेरा, कवक एवं शैवाल, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। ऑप्शन नंबर 4 है सूक्ष्म जीव एवं भूकोश के। तो सही हो जाएगा इसका जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुर में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगतों में विभाजित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। अरस्तु, कैरोलस लीनियस, अर्नेस्ट हिकल या रॉबर्ट हुक। तो सही आंसर कैरोलस लीनियस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीनियस द्वारा प्रतिपादित 2 जगत वर्गीकरण में कौन से 2 जगत शामिल थे? ऑप्शंस देख लेते हैं। मोनेरा एवं प्रोटिस्टा, दूसरा है पादप जगत एवं जंतु जगत, ऑप्शन नंबर 3 है कवक जगत एवं प्रोटिस्टा और ऑप्शन नंबर 4 है प्लाज्मा एवं कोशिका जगत। तो सही आंसर 2 हो जाएगी पादप जगत एवं जंतु जगत। आधुनिक वर्गीकरण की नींव यानी कि फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी रखने का श्रेय सामान्यतः किसे दिया जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। डार्विन, लेमार्क, लीनियस और हिकल। तो सही ऑप्शन 3 हो जाएगी लीनियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक वर्गीकरण का पिता यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। अरस्तु, कैरोलस लीनियस, ऑप्शन 3 है अर्नेस्ट हिकल और मेंडल। सही आंसर हो जाएगी कैरोलस लीनियस। चलिए आज हम यहीं रखते हैं। तो इस तरीके से ये सीरीज कंप्लीट कर दिया जाएगा पेज वाइज करके। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी इसे शेयर करें और इस सीरीज में अपना खुद को जज करें कि आपने कितना सही किया है, कमेंट करें और अगर कहीं पे मिस्टेक हुई है तो उसे भी कमेंट करके हमें बताएं। ठीक, चलिए आज क्लास करने देते हैं। थैंक यू।